नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम 11वीं क्लास की बुक वितान भाग 1 का दूसरा चैप्टर राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ेंगे। जिसके लेखक है अनुपम मिश्र। आप रचनाओं को पढ़ते रहिए, जिसके पास बुक्स है बुक्स से पढ़ते रहिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीच में से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपने रचना पढ़ी होगी, ठीक है, तो आप अच्छे से इसका आंसर कर पाओगे। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। पसीने में तरबतर चेलमबाजी, कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उखरू उखरू मतलब के पैरों के बल पर बैठना। बैठे चेलमबाजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसौली से की जाती है। तो ध्यान रखना किस चीज़ से खुदाई हो रही है, बसौली से। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। ठीक है। तो जो आदमी नीचे कुएं खोद रहा है, उसके लिए क्या किया जा रहा है कि ऊपर से रेत जोर से नीचे फेंकी जा रही है। उस रेत के साथ ही हवा, जो ऊपर की ठंडी हवा नीचे जा रही है और नीचे की गर्म हवा ऊपर आ रही है। ठीक है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं। इसीलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए है। ठीक है। उकड़ू बैठना, पंजे के बल घुटने मोड़कर बैठना होता है। आगे है जी, नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलबाजी की का सिर बचाएगा। मतलब कि सिर पर कुछ लग ना जाए, इसीलिए सिर पर क्या पहन रखा है, एक हेलमेट की तरह कोई बर्तन वगैरह इस तरह से रख रखा है। ठीक है। चेलबाजी जानी चेजारो, चेलबाजी जानी चेजारो, कुएं खुदने वाले को क्या कहा जाता है, चेजारो। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, जिनको कहा जाता है चेजारे। ध्यान रखना है, ये शब्द चेजारे याद रखना है। यह काम चेजा कहलाता है। काम क्या कहलाता है, चेजा। अगर आपने ना पढ़ा होगा तो ये शब्द आपको ध्यान में नहीं आएंगे। ठीक है। चेजारो किस कुएं को बना रहे हैं, वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। ठीक है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग है। तो आपने ध्यान रखना है। कई बार सीधे सीधे आपसे पूछा जाए कि कुएं का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो एकदम ध्यान से नहीं आता कि कुआं कुआं ही होता है। ठीक है। तो लेसन में स्पष्ट आया हुआ है कि कुआं है जो उसका स्त्रीलिंग होगा, कुएं। ठीक है। इस बात को भी आपने रखना है ध्यान में। यह छोटी वी केवल व्यास में ही है, गहराई में इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं, मतलब कि चौड़ाई में छोटी है, गहराई इसकी बहुत ज़्यादा ही होती है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुओं की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। मतलब कई जगह पर गहराई कम होती है और कई जगह पर इसकी गहराई अधिक होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पानी के लिए बनता है, मतलब कि जो भूमि का जल होता है उसको पाने के लिए कुआं बनाया जाता है। पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। ठीक है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। तो कैसा मामला है, नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। आपको पता ही है कि जो रेतीले भाग होते हैं वहाँ पानी जल्दी से सोख लिया जाता है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। मतलब कि खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है
यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है, इसीलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। कुइयाँ किस लिए बनाई जाती हैं? पीने वाले पानी के लिए। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो वह पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। मतलब कि जहाँ तो ये पट्टी होती है, खड़िया पत्थर की पट्टी, वहाँ जो वर्षा का पानी होता है वो रेत में एकदम से समाता नहीं है, मतलब कि धीरे धीरे समाता है। तो जहाँ पर ऐसी स्थिति होती है वहाँ से पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर खड़िया पत्थर की खड़िया पट्टी चल रही है, इसीलिए। ठीक है, तो ऐसी ही जगह पर कुइयाँ बनाई जाती हैं। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। ठीक है, रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। यहाँ लगाव है, वहाँ अलगाव भी होता है। मतलब कि रेत के कण बारीक होते हैं, एक दूसरे के साथ जैसे मिट्टी एक हो जाती है, वो अलग अलग रहते हैं रेत के कण जो होते हैं। ठीक है, वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसीलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। यहाँ लगाव है, वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं, मतलब जो मिट्टी होती है उसके कण चिपक जाते हैं और बीच में स्थान खाली छूट जाता है, जैसे त्रेड़े से नहीं पड़ जाती। और रेत में ये स्थित नहीं होता, या रेतीली भाग में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहाँ वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसीलिए वहाँ कुछ खाली स्थान छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसीलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसीलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। ठीक है, तो मतलब कि लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। लगाव नहीं मतलब पास नहीं आते तो फिर स्थान भी नहीं छूटता। ठीक है, इसी प्रकार से है, यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। ये शब्द आपने अच्छे से मतलब कि अपने माइंड में देखने हैं कि इनका क्या मीनिंग निकल रहा है। इसीलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती, भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी उस कुएं में इकट्ठा हो जाता है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। यहाँ ध्यान देना है अच्छे से। पहला रूप है पालर पानी। पालर पानी किसे कहा जाता है? यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आदि नदी, तालाब, इसके अलावा भी और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। यहाँ बारिश का पानी रुकता है। ठीक है, उसके बाद है पानी का दूसरा रूप पाताल पानी। दूसरा रूप क्या है? पाताल का पानी। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। ठीक है,
अब पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी, जो कि कुओं में होता है। तो ध्यान रखना है, कुएं से कौन सा पानी निकलता है? रेजानी पानी। ठीक है। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी है। धरातल में तो समा गया लेकिन पाताल में नीचे वाले पानी भूजल से नहीं मिला, ऊपर रह गया, वो होता है रेजानी पानी। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। ठीक है, मतलब कि इस प्रकार से नापा जाता है। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। ठीक है, तो ये मतलब कि कुएं को ये बनाने वाला जो कार्य है वो चेजो कहलाता है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है, फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके धंसे नहीं। ठीक है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलबाजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खींप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटा कर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। मतलब कि रस्से से मिट्टी को बांध दिया जाता है ताकि सर्क के नीचे ना धंसे या मिल ना जाए आपस में। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहली दिन की जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्सी की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। 1 हाथ की गहराई में कितने लपेटे खप जाते हैं? 8-10। और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है या रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खींप, लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुएं जरूरी बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बण, बावल या कुंवट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। तो ये पेड़ों के नाम ध्यान रखने, अरणी, बण, बावल, कुंवट। ठीक है। इस काम के लिए सबसे ज़्यादा लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। तो सबसे जो उम्दा लकड़ी कौन सी प्रयोग की जाती है? अरणी की। अगर कोई भी लकड़ी ना मिले तो आग से काम चलाया जाता है, ये ध्यान रखना है। लट्ठे नीचे से ऊपर की और एक दूसरे में फंसा कर सीधे खड़े किए
जाते हैं। फिर इन्हें सीप की रस्सी से बांधा जाता है, कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसीलिए इसे सांपणी भी कहते हैं। तो ये बंधाई को क्या कहा जाता है? सांपणी कहा जाता है। ठीक है, नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है। ठीक है, नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलमबाजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चिजारों ऊपर आ जाते हैं। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूं तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। चेलमबाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चिजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। आच प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में विवाह जैसे मंगल। तो कौन सी प्रथा? आच प्रथा। ये शब्द हमें पूरा लेसन पढ़ने से ही पता चलते हैं, ऊपर ऊपर से देखने से इन शब्दों का हमें नहीं पता चलता, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि हमारा सिलेबस है। ठीक है, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग भेंट दी जाती है और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। कई जगहों पर चिजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। जैसलमेर के अनेक गांवों में पाली बाल ब्राह्मणों और मेघ वालों के हाथों से 100-200 वर्ष पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। तो कौन कौन सी जातियों से ये काम में लगे हुए लोग हैं? पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल। ठीक है, कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। क्या क्या कारण है? रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। ठीक है, दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े का चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स होती है, उसके मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी है। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह घरेड़ी, चरखी या फ्रेडी भी कहलाती है। तो इसका क्या नाम होता है? घरेड़ी भी कहते हैं उसको, चरखी भी कहते हैं, फ्रेडी भी कहते हैं। इसके ये पर्यायवाची हैं, किसके? चक्री के। ठीक है, फ्रेडी लोहे की 2 भुजाओं पर व्हील लगती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे उड़ाक कहते हैं। उड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ठीक है, उड़ाक और चरखी चड़सी को जहां वहां बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती ही है। खड़िया पत्थर की पट्टी
एक बड़े भाग से गुजरती है, इसीलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुईं, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हरेक की अपनी अपनी कुईं है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुईं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर कुईं का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसीलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुईं के लिए अपनी स्वीकृति देता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुईं। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसीलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती गिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन तक कुइयाँ आराम करेंगी। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं, इसलिए कुईं भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में जय पट्टी चलती है। तो ये नाम याद रखना है, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, नेर, मेर, बाड़मेर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलती है और इसी कारण वहाँ गांव गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थी। कौन से गांव में? खडेरों की ढाणी। नाम अच्छे से याद रखना है। लोग इस क्षेत्र को शैबीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इन्हें पार भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सारे शब्द ही इम्पोर्टेंट है। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। ठीक है, मतलब कि पानी की वजह से उनके नाम भी गाँव के इस प्रकार से पड़ गए हैं। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं चारोली है तो कहीं धादड़ो, कहीं धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है। अजीब से नाम है, ध्यान देना। चारोली, धादड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी हुई है। इस लेसन में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं, क्योंकि पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से इनको अलग से नोट कर लेना। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुएं। तो भाई ये हो गया हमारा लेसन कंप्लीट। बहुत सारे शब्द हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, ध्यान दे लेना। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी क्लास तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।